गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 900 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज पार्ट 10 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कायाकल्प, और ये प्रकाशित हुई थी 1926 में। और कायाकल्प से पहले मुंशी प्रेमचंद उर्दू भाषा में रचनाएं लिखते थे। तो जब वो उर्दू भाषा में रचनाएं लिखते थे उनका नाम था नवाब राय। फिर जब वो हिंदी भाषा में लिखने लगे उनका नाम था प्रेमचंद, परंतु उनका वास्तविक नाम है धनपत राय। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किनकी समस्याओं का चित्रण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किनकी समस्याओं का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिजन समस्याओं का चित्रण है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर उपन्यास किसने लिखे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तत्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर उपन्यास किसने लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पांडे, बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन। सिया रामचरण गुप्त ने कैसे उपन्यास लिखे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिया रामचरण गुप्त ने कैसे उपन्यास लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास। याद रखिएगा, गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास लिखे हैं सिया रामचरण गुप्त ने। यशपाल का दादा कामरेड उपन्यास कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यशपाल का दादा कामरेड उपन्यास कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पूंजीवाद गांधीवाद का विरोध करने वाला उपन्यास। याद रखिएगा, पूंजीवाद और गांधीवाद का विरोध करने वाला उपन्यास है दादा कामरेड, और इसके लेखक हैं यशपाल, और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किस उपन्यास के माध्यम से किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किस उपन्यास के माध्यम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाण भट्ट की आत्मकथा, और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास की कथा प्रबंध चिंतामणि से ली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास की कथा जो है प्रबंध चिंतामणि से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चारु चंद्रलेख। याद रखिएगा, चारु चंद्रलेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोरिक चंदा की लोरिक कथा को मृच्छकटिकम की कथा से किस उपन्यास में जोड़ा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोरिक चंदा की लोरिक कथा को मृच्छकटिकम की कथा से किस उपन्यास में जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुनर्नवा, और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यास में किसका चित्रण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यास में किसका चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बंबई के चकाचौंध में पलने वाले कुत्सित जीवन का चित्रण। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में क्या दर्शाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वापसी कहानी में क्या दिखाया गया है या क्या दर्शाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में ही फालतू हो जाता है, ये बताया गया है वापसी कहानी में। तो किस प्रकार से जो है सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में ही फालतू हो जाता है, और इसके लेखक हैं उषा प्रियंवदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर किस उपन्यास की रचना हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर किस उपन्यास की रचना हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका झूठा सच, और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है, और इसके लेखक हैं
यशपाल। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यशपाल का जो विषय है वो है राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ये आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किस कहानी के माध्यम से किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किस कहानी के माध्यम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चीफ की दावत। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी और ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये भीष्म साहनी की, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कौन सी कहानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कौन सी कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भटके हुए लोग। इसके लेखक है कमलेश्वर और ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनेंद्र कुमार को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिनेंद्र कुमार को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किसमें रही है? तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि जो है किसमें रही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि रही है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उल्लेखनीय कहानियों में से कौन सी कहानी है? तो हिंदी की उल्लेखनीय कहानियों में से कौन सी कहानी है, कौन सी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गदल, जिसके लेखक हैं रांगे राघव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी की शुरुआत किसने मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नई कहानी की शुरुआत जो है किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से जो है नई कहानी की शुरुआत मानी है। तो यहाँ पे जो ही कहा गया है कि निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है उसके माध्यम से डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत मानी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी भूमिका जो है अधिक उल्लेखनीय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव नाथ गुप्त की संपादकीय भूमिका अधिक रही है। तो नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव नाथ गुप्त का संपादकीय भूमिका अधिक रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका झांसी की रानी। तो झांसी की रानी जो है ये हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में किस व्यवस्था का चित्रण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बूंद और समुद्र में किस व्यवस्था का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टियाँ, मर्यादा टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं के अनगिनत चित्रण हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बूंद और समुद्र में किस व्यवस्था का चित्रण है। तो इसमें जो है लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टियाँ, मर्यादा टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं के अनगिनत चित्रण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भिखारिणी। ठीक याद रखिएगा, भिखारिणी। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं कौशिक जी। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आलोचना का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी में आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक याद रखिएगा,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक याद रखिएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर सिद्धांत सिंह चौहान का पहला रिपोर्टाज कब प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर सिद्धांत सिंह चौहान का पहला रिपोर्टाज जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1938 में। और पहले रिपोर्टाज का नाम है लक्ष्मीपुरा। ये प्रकाशित हुई थी 1938 में। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैशबैक की शैली सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्लैशबैक की शैली जो है सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो फ्लैशबैक की जो शैली है वो सर्वप्रथम उसने कहा था में इसका प्रयोग हुआ था। तो उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद की पहली हिंदी में लिखी हुई उपन्यास कौन सी है? तो वो है कायाकल्प। अब पूछा गया है कि हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सौत। ठीक याद रखिएगा, सौत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरस्वती, सुदर्शन और इंदु पत्रिका। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, रखिएगा, चंद्रलोक की यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम रक्षा स्रोत, जिसके लेखक हैं रामानंद। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। तो राम रक्षा स्रोत जो है ये हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो अब पूछा गया है कि खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। ठीक याद रखिएगा, अमीर खुसरो जो हैं ये खड़ी बोली पद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद छंद वर्णन की महिमा। ये जो है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है और इसके लेखक हैं गंग कवि। ठीक है, रखिएगा, गंग कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम प्रसाद निरंजनी ने। भाषा योग वशिष्ठ में जो है उन्होंने खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संवाद कौमुदी और इसके संपादक हैं राजा राममोहन रॉय और ये प्रकाशित हुई थी 1821 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदंत मार्तंड, और ये प्रकाशित हुई थी 30 मई 1826 में, और इसके संपादक का नाम है जुगल किशोर। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? तो सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका समाचार सुधा, जो प्रकाशित हुई थी 1854 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नए पत्ते, जिसके संपादक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु ग्रंथावली। ठीक याद रखिएगा, भारतेंदु ग्रंथावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी को। हिम तरंगिनी के लिए प्राप्त हुआ था प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिदम्बरा। ठीक याद रखिएगा, चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था चिदम्बरा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा, और इनको जो है यामा के लिए प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत के भाषा परिवार और हिंदी। तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागपुर। ठीक याद रखिएगा, नागपुर। और ये आयोजित हुआ था वर्ष 1975 में। तो 2 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम हिंदी के विभाग अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास। ठीक याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास जो थे ये प्रथम हिंदी विभाग अध्यक्ष थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ब्रज माधुरी सार ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वियोगी हरि ने। ठीक याद रखिएगा, वियोगी हरि। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री पर्वत। ठीक याद रखिएगा, श्री पर्वत। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची जो है किस ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ण रत्नाकर। ठीक याद रखिएगा, वर्ण रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौल मार्ग क्या है? तो यहाँ पूछा गया है कि कौल मार्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथ पंथ की मान्यता। ठीक याद रखिएगा, नाथ पंथ की मान्यता है कौल मार्ग। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती निलय किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरस्वती निलय जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। ठीक याद रखिएगा, पुष्पदंत को जो है सरस्वती निलय कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंगदेव। ठीक याद रखिएगा, चंगदेव। कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है?
तो कुमार प्रतिबोध ये किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सोमप्रभ सूरी। ठीक याद रखिएगा, सोमप्रभ सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरचरी किसे कहते हैं? तो चरचरी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आदिकाल में गायकों की टोली। ठीक याद रखिएगा, आदिकाल में गायकों की टोली को जो है चरचरी कहा जाता है। गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गंगा भक्ति तरंगिणी ये किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणपति ठाकुर। ठीक याद रखिएगा, गणपति ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविरंजन किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कविरंजन जो है किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। ठीक याद रखिएगा, विद्यापति को जो है कविरंजन कहा गया है। हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हमीर रासो और बाहुबली रास। ये दो जो हैं प्रमुख युद्ध प्रधान रास काव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंढत रास में कितने छंद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पेंढत रास में कितने छंद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 65। स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजमती। ठीक याद रखिएगा, राजमती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। ठीक याद रखिएगा, पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, अपभ्रंश का व्यास कहा गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल में जो है मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो ने। ठीक याद रखिएगा, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ जो है शिलाओं पर लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राउलवेल। ठीक याद रखिएगा, राउलवेल। और इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चार्ल्स इलियट जो कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आल्हा खंड। ठीक याद रखिएगा, आल्हा खंड का प्रकाशन करवाया था चार्ल्स इलियट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल को जो है आधार काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमन राजे ने। ठीक याद रखिएगा, सुमन राजे ने कहा है आधार काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउलवेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राउलवेल जो है ये किस म्यूजियम में सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई। ठीक याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में राउलवेल सुरक्षित है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में नक्सिक वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी में नक्सिक वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राउलवेल। ठीक याद रखिएगा, राउलवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5। ठीक याद रखिएगा, 5 भागों में विभक्त है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस रचना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना। ठीक याद रखिएगा, राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का उद्देश्य है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तज़किराए शुराए हिंदी किसका इतिहास ग्रंथ है? तो तज़किराए शुराए हिंदी ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मौलवी करीमुद्दीन ने। ठीक याद रखिएगा, मौलवी करीमुद्दीन इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महेश चंद्र शुक्ल। ठीक याद रखिएगा, महेश चंद्र शुक्ल की बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? तो अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका एडविन गिब्स। याद रखिएगा, एडविन गिब्स की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। याद रखिएगा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। याद रखिएगा, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने जो है हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राठौरारी ख्यात किसका ग्रंथ है? तो राठौरारी ख्यात जो है किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दयाल दास। याद रखिएगा, दयाल दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा रासो ग्रंथ जो है अपने मूल रूप से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमाल रासो। याद रखिएगा, परमाल रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग जो है कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीमद् भागवत। याद रखिएगा, श्रीमद् भागवत में जो है रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरप्रसाद शास्त्री ने। याद रखिएगा, हरप्रसाद शास्त्री ने जो है सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता लगाया था। हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 18 सिद्धों की रचना जो है प्रकाशित हुई है हिंदी काव्य धारा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं। तो ये कथन किसका है? तो भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इससे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये कहा था कि भक्ति काल का जो उदय है वो ईसाई मत से हुआ है, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना है कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ना कि ईसाई मत का। तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाथ पंथ का जो जन्म है वो किनके मेल से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रजयानी सिद्ध और शैव साधक। याद रखिएगा, ब्रजयानी सिद्ध और शैव साधक के मेल से नाथ पंथ का जन्म हुआ है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप किसने माना है? तो नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन ने। याद रखिएगा, ये कथन जो है राहुल सांस्कृतायन का है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथी कितनी शाखाओं में विभक्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गोरखनाथी जो है ये कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 12। याद रखिएगा, 12 शाखाओं में विभक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची जो है किस ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ण रत्नाकर। याद रखिएगा, वर्ण रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेपाल में बुद्ध का अवतार जो है किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मत्स्येंद्रनाथ। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? तो कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जालंधर नाथ। याद रखिएगा, जालंधर नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हठयोग में ह और ठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हठयोग में ह और ठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। तो यहाँ पे जो हठ है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र।
तो इन दोनों के मेल से हठयोग बना है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छंदस चूड़ामणि जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू को। ठीक, याद रखिएगा, स्वयंभू को कहा जाता है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस ग्रंथ को जो है स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पौमचर्यू। ठीक, याद रखिएगा, पौमचर्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पौमचर्यू। ठीक, याद रखिएगा, पौमचर्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनी रामायण किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैनी रामायण जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पौमचर्यू को। ठीक, याद रखिएगा, पौमचर्यू, जिसके लेखक हैं स्वयंभू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद न्याय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो बृहद न्याय चक्र जो है किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्रव्य स्वभाव प्रकाश। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु न्याय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो लघु न्याय चक्र ये किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका न्याय चक्र को। ठीक, याद रखिएगा, न्याय चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा किसकी रचना? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। तो पुरुष परीक्षा जो है ये किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। ठीक, याद रखिएगा, विद्यापति की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पुरुष परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पद्य शैली का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति को। ठीक, याद रखिएगा, विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश की पद्धतियाँ बंध शैली। ठीक, याद रखिएगा, अपभ्रंश की पद्धतियाँ बंध शैली का प्रयोग हुआ है कीर्तिलता में, तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है संपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सॉल्व कर लिए। अभी एक और 1000 प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है, तो वो हम पार्ट वाइज समाप्त कर लेंगे। तो आज जो है हमारा एक और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रश्नोत्तर सीरीज यहाँ पर समाप्त हुआ, और इसी के साथ जो है हमारा 1000 प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। अभी और जो है 1000 प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो हम ऐसे पार्ट वाइज जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम संपूर्ण 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज जो है हम संपूर्ण कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।